हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे आर के लिए, जिसमें हम लोग हिंदी के 8 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जीएस का जो सेट है उसको देखेंगे। कहाँ से देख रहे हैं? तो यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उससे देख रहे हैं। तो उसी से हमने जो मतलब कि हिंदी वाला सेक्शन है वो भी किया हुआ है, और उसी का हम लोग मतलब कि जीएस वाला सेक्शन भी करेंगे। तो आपको पता ही है जीएस में आपको 140 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। फिर चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे मतलब कि राज्य व्यवस्था हो या करंट अफेयर हो। इवन आप देखेंगे कि इसमें ना लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग वाला सेक्शन मतलब कि हम बोर्ड पे सॉल्व कराते हैं, लेकिन यहाँ आपको इसका उत्तर बताते चलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएं, तभी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि हमने देखा है रीजनिंग के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट आप लोगों ने नहीं किया है। फिलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 1। और अगर आपने हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें नहीं सॉल्व किया है तो उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही काम की वीडियोज़ हैं। ठीक है, और अगर आप लोग करंट अफेयर को जो आई दृष्टि है वहाँ से कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियोस डेली आ रही हैं, उसको भी ज़रूर देखिए। 4 वीडियोस बन चुकी हैं अभी तक, और आगे की भी वीडियोस आपको डेली टू डेली मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो है जो हम लोग अभी रिकॉर्ड करने चल रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर ये PDF ऑलरेडी हमने दी हुई है, वहाँ से आप इसको जा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आए तो फिर लाइक शेयर कर ही दीजिएगा। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम उसको देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस नदी के तट पर हैं, ये क्वेश्चन खूब बनता है। चलिए देख लीजिए। ऑप्शन देखिए, भोगवा नदी, दूसरा है बिंदार नदी, तीसरा है मादर नदी, और चौथा है सादी कौर नदी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात भोगवा नदी। ठीक है, तो ये देखिए जो लोथल है ये आपको भोगवा नदी पे मिलेगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित असत्य कथन युग्म की आपको पहचान करना है। आपको ध्यान से देखना है कि असत्य बताना है हमें। पहला क्या है? चंद्रयान जो 3 है इसका लिफ्ट भार लगभग 3900 किलोग्राम है। दूसरा कह रहे हैं चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है। और तीसरा है कि लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 किलोग्राम है। और चौथा है कि केवल रोवर का जो भार है वो 26 किलोग्राम है। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए पहला और चौथा असत्य है, बाकी दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा? तो बता ही दिया है, वही मिल जाएगा। आगे देखिए, फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 60, 48, 64 या फिर 24। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, चीता, कृष्णग्रीव, सारस, उड़न गिलहरी या फिर हिमतेंदुआ। तो अब देखिए जो चीता है ना, इसको बहुत पहले ही हमारे भारत देश से लुप्त घोषित कर दिया गया था, हालांकि अभी इसको नामीबिया वगैरह से लाया जरूर गया है। आगे देखिए, आगे और आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण और पुनर्प्रसंस्करण, ये जो 5 चरण की प्रक्रिया है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, कंपोस्टिंग, पायरोलिसिस, ध्वनि रोधक या फिर प्लास्टिक पुनर्चक्रण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात जो प्लास्टिक पुनर्चक्रण है ना, उसी के ये सारे जो वर्गीकरण है यानी कि वो हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी कदन मिलेट्स जो है कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि इससे कदन की खेती, उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो अपने आप में निहित है, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम चलाया जाएगा तो ये तो उसका उद्देश्य होगा ही। दूसरा, इसको 2022-23 से 2026-27 तक संचालित किया जा सकेगा। तो ये दूसरा वाला भी ठीक है, हमारे लिए ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब कि कदन है उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, इसको 2022-23 से स्टार्ट किया गया 2026-27 तक के लिए। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो इसके लिए ना रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आती रहती हैं, वहीं से हमें ये जानकारी मिलती है। ऑप्शन देखिए, झांसी, आगरा, हरदोई, कानपुर। तो उत्तर हो जाएगा झांसी, ऑप्शन ए जो है वो ठीक है। आगे देखिए,
अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस देखें, इटावा कन्नौज, मथुरा आगरा, झांसी बांदा और आगरा मैनपुरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मथुरा और आगरा। तो सबसे ज़्यादा जो वायु अपरदन हमें मिलता है वो अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा में मिलता है। आगे देखिए नीरी, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको नीरी कहा जाता है महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है और इसके 5 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आपको वो 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आप भारत देश की मतलब कि जब चारों दिशाओं में अगर आप उसको डिवाइड कर लीजिए उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। जैसे कोलकाता आपको ईस्ट साइड में मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, और इधर आपको दिल्ली मिल जाएगा मिड में। ठीक है, मुंबई आपको महाराष्ट्र यानी पश्चिम साइड में मिल जाएगा, और कोलकाता बता ही दिया, चेन्नई आपको दक्षिण में मिल जाएगा, फिर तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब दिशाओं को ध्यान में रख करके। आगे देखिए, ये देखिए जो लेन पूल हैं प्रसिद्ध विद्वान हैं, इनके द्वारा लघु अकबर की संज्ञा किसको दी गई है ये आपको बताना है। लेन पूल के द्वारा कई कथन हैं जिसमें एक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, अभी बता रहे हैं कौन सा है। तो पहले इन्हें देखिए, लेन पूल ने किससे लघु अकबर की संज्ञा दी है। ऑप्शन देखें, दारा शिकोह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला या फिर जहांगीर शाह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात दारा शिकोह। तो देखिए जो लेन पूल है ना, इन्होंने जो हुमायूं थे ना उनके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन मर गए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और ये जो मतलब कथन है ना ये IAS ने पूछा था, दरअसल PCS ने अभी नहीं पूछा है, क्या पता पूछ लें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद का कह रहे हैं ऐत्रेय ब्राह्मण है, सॉरी हमें क्या बताना है कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा सही सुमेल नहीं है। यजुर्वेद का कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का कह रहे हैं पंचविश ब्राह्मण है, अथर्ववेद का कह रहे हैं तांड ब्राह्मण है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखें कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, यही डी वाला रॉन्ग हो जाएगा। अथर्ववेद का तांड ब्राह्मण नहीं होगा, बाकी सब सही है। ऋग्वेद का ऐत्रेय होगा, यजुर्वेद का शतपथ होगा, सामवेद का पंचविश हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा ग्रंथ अर्थव्यवस्था पर लिखी गई एक टीका है। ऑप्शंस देखिए, परिशिष्ट पर्व, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि या फिर गार्गी संहिता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि, ऑप्शन सी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, ये हमारे PCS ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं शीशम। तो शीशम क्या है, पौधा मतलब पेड़ है, पौधा नहीं है दरअसल। तो शीशम के विषय में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कि शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। दूसरा, यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है, और आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए ऑप्शंस वही हैं, मतलब पहले में केवल 1, दूसरे में केवल 2, तीसरे में 1, 2 और चौथे में इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अब जो है ना आयोग के द्वारा पैटर्न चेंज कर दिया गया है, अब आपको इतना सिंपल से नहीं मिलता है। अब क्या करते हैं वो लोग, कहीं दूसरे पे केवल 1 रख देते हैं, पहले पे दोनों रख देते हैं। तो इसको थोड़ा आँख खोल करके देख के तभी टिक करिएगा। तो क्वेश्चन 13 में आप देखिए दोनों ही जो ऑप्शन है वो ठीक है, यानी कि शीशम जो है वो एक पर्णपाती पौधा है और ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें क्या कह रहे हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा है, और दूसरा कह रहे हैं यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आपके पास वही घिसे पिटे से युग्म जो है वो दिए हुए हैं। अगर आपसे इसका उत्तर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसमें भी आप देखिए कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी पे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से असत युग्म को चुनना है। तो टाइगर रिजर्व और अवस्थिति पूछी जा रही है। पहला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, और आगे कह रहे हैं कि राजस्थान। दूसरा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। कूनो टाइगर रिजर्व कह रहे हैं मध्य प्रदेश, और दुर्गापुर टाइगर रिजर्व को कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है यही डी वाला ही रॉन्ग हो जाएगा। दुर्गापुर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं नेहा। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा रीजनिंग से है, रक्त संबंध से बना हुआ है, तो इसका उत्तर बताते चलेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए तभी हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो नेहा विपुल की माँ है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है। तो इसका उत्तर
उत्तर हो जाएगा नाना यानी कि माँ का पिता। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ मल्टीप्लाई है, T का अर्थ है माइनस और K का अर्थ है डिवाइड, तो 52K 4Q 6J 12T 8 का मान क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसका 77 मान निकल के आएगा। ठीक है, अब ये देखिए कितने त्रिभुज हैं, यानी कि जो हमारा RO का एग्ज़ाम है उसमें फिगर काउंटिंग से हमेशा ही एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो चित्र आपको दिखाया गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें ना 20 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि 0 से 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर यानी प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा कह रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 पर लाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और वही हमारे पास विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दोनों ही के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ध्यान से इसको देख लीजिए, 2021 से 30 जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति है उसका लक्ष्य क्या है, तो 0 से 1 वर्ष आयु में जो शिशु मृत्यु दर है उसको 2026 तक 32 पर लाना है और 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। जबकि 5 वर्ष से कम उम्र की जो मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 जीवित जन्म पर 2026 तक 35 लाने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक 25 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि 1 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदत्त जो पेंशन राशि है उसको प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। तो चलिए देख लीजिए, कह रहे हैं इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों को पेंशन प्रदान किया जाना है और दूसरा इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य का अंश और 200 रुपये केंद्र का अंश जो है वो शामिल है। ऑप्शंस क्या हैं कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जो सही उत्तर है इसका भी सी वाला हो जाएगा, अर्थात दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ हमसे कुछ प्राचीन नाम दिए हुए हैं, कौन सा कह रहे हैं एक सही सुमेलित नहीं है, इधर है प्राचीन नाम, इधर है आधुनिक नाम। तो चलिए देखिए, कह रहे हैं मधुपुरी जो है ना वो मथुरा का प्राचीन नाम था, ब्रह्मचारिणी बरसाना का, ब्रह्मवर्त बिठूर का और चंद्रनगर फर्रुखाबाद का। ठीक है, तो उत्तर क्या है इसका, जो यही डी वाला है यही गलत है। ठीक है, चंद्रनगर जो है वो फर्रुखाबाद का सही सुमेल नहीं है। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि अभी ये 1-2 साल के भीतर ही इसका जो बदलाव है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, नहर परियोजना और उसका उद्गम स्थल देखिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और फिर उसके बाद सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए कह रहे हैं एक साइड नहर परियोजना दे रखे हैं और दूसरी साइड है उद्गम स्थल। पहला क्या है, मध्य गंगा नहर और आगे कह रहे हैं बिजनौर। दूसरा है सरयू नहर कतरनिया यानी कि बहराइच, घग्घर नहर मिर्जापुर और मौदहा बांध हमीरपुर। और उसके बाद आपके पास कूट दिया हुआ है मैच करने के लिए। तो चलिए इसको हम लोग मैच करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में दिख जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे अगर ध्यान से ना तो सब सामने सामने मैच है। यानी मध्य गंगा नहर बिजनौर से निकलती है, सरयू नहर आपको कतरनिया बहराइच से निकलती हुई मिलेगी और घग्घर जो नहर है मिर्जापुर से, मौदहा बांध नहर आपको हमीरपुर से। तो 1, 2, 3, 4 जहाँ दिया होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं। तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ जनजातियाँ हैं बहुत ही फेमस, जैसे पहला स्टेटमेंट है कि महिगीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाया जाता है और दूसरा बुक्शा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। और आपको बताना है, क्या बताना है यहाँ पे देख लूँ, सही बताना है या गलत। सही उत्तर का दरअसल चुनाव करना है। ठीक है, तो अगर आप इसका देखें तो इसका उत्तर भी वही सी वाला हो जाएगा, अर्थात दोनों ही सही हैं। तो महिगीर जनजाति समुदाय आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिलेगी और इसके साथ साथ जो बुक्शा जनजाति है वो मुख्यतः आपको बिजनौर में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा। तो ये तो बहुत ही फेमस सा है क्वेश्चन, तिरंगा, शिव शक्ति और विष्णु शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, अर्थात शिव शक्ति। ठीक है, आगे देखिए
कह रहे हैं भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है वो कहाँ पर विकसित किया जाएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन। तो ठाणे महाराष्ट्र, इंदौर एमपी, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर नालंदा बिहार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ठाणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 में भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि 75वां स्थान इसको मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 की हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा। तो ये तो अभी हाल ही की खबर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, IIT कानपुर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मिशन नंद बाबा जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो इस तरह की जो पहल है वो आपको देख के ही समझ जाना चाहिए कि हमारे योगी जी के द्वारा स्टार्ट मतलब की गई होगी। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। तो 29 का जो सही उत्तर है वो आप देखिए क्या हो जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर आगरा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा अपना आगरा। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं प्रतिछाया बैंकिंग का क्या मतलब संबंध क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रतिछाया बैंकिंग का संबंध किससे है। पहला देखिए घरेलू बैंकों की विदेशों में शाखाएं खोलना, दूसरा विदेशी बैंकों द्वारा देश में बैंकिंग गतिविधियां करना, और तीसरा क्या है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, और लास्ट क्या है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को जो संपन्न करने का काम होता है उसी को कहते हैं प्रतिछाया बैंकिंग का काम। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है हमारे RBI से क्वेश्चन बना हुआ है कि RBI जो है इसके द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जो उपागम है वो क्या है। यानी कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो RBI ऐसे कौन से कदम उठाएगी जिससे जो है मुद्रास्फीति कम हो सके। ऑप्शन देखिए, बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, और जो सांविधिक सरलता मतलब कि अनुपात है, सांविधिक तरलता अनुपात वो। ठीक है, तो CRR और SLR तथा बैंक रेट, नाम सुना है कि नहीं, बैंक रेट और नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR है दरअसल ये CRR और ये SLR। ठीक है, इन सब में कह रहा है कि RBI के द्वारा वृद्धि की जाएगी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है, तो अगर जो है जो RBI है वो मतलब बैंक रेट में भी वृद्धि कर देगी, CRR में भी वृद्धि कर देगी, SLR में भी वृद्धि कर देगी, तो आप देखेंगे कि मार्केट में जो पैसा है ना वो कम हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, लोग खरीदारी कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुद्रास्फीति नहीं होगी या उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और हम देखेंगे अगला जो है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, और ऑप्शंस देखिए, जीवों के शुष्क भार का लगभग 49% कार्बन से बना होता है। दूसरा कह रहे हैं कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% वायुमंडल में समाहित होता है। तीसरा क्या है कि जीवों को फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है, और लास्ट है कि फास्फोरस चक्र में कार्बन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें बताना है असत्य कौन सा है, तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत है। चलिए आगे देखिए, ये तो भैया बहुत पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, और हालांकि इसमें तो सही युग्म कौन सा है वो चयन करना है, बाकी इसको ना मतलब UPSC बहुत पूछता है। तो आपको पता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल 17 हैं, जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। कल के करंट अफेयर वाली क्लास में हमने इसको बताया था, तो उसमें जो 17 के 17 है ना वो आपको याद करके रखना है। जैसे जो हमारा पहला वाला है वो तो मतलब कि गरीबी को ख़त्म करने की बात है, फिर आता है भूखमरी को ख़त्म करना। तो जैसे जैसे मतलब कि दिए हुए हैं कौन कौन से गोल हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं उसका एक वीडियो भी बना दूँगी। खैर चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो SDG 3 में कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो क्या SDG 3 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है, SDG 3 में तो नहीं है। SDG 8 में कह रहे हैं धरणी स्वच्छ ऊर्जा, तो ऐसी बात भी नहीं है, ये 7वें में होना चाहिए। फिर कह रहे हैं SDG 11 उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन, बिल्कुल नहीं। SDG 17 एकदम ठीक दिया है, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं उनको जरूर याद करके रखिए, एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। अगला क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी हमसे पहले भी पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा है, हालांकि इस टेस्ट में नहीं एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो चलिए हम लोग देखेंगे जो समानांतर सरकार बंगाल के मिदनापुर में थी उसका नाम क्या था। ऑप्शन देखें, सोनार सरकार, अमीन सरकार, आपनूर सरकार या फिर जातीय सरकार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जातीय सरकार। चलिए, नील दर्पण ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हरिश्चंद्र मुखर्जी, आरसी दत्त, रामजी पामदत्त, रजनी पामदत्त या फिर नीलबंधु मित्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो नील दर्पण है वो लिखी गई है। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलघोंटू अधिनियम या गलाघोंटू अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, तो ये तो नहीं होगा वैसे। भारत परिषद अधिनियम 1909, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 या फिर चार्टर अधिनियम 1853। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका ना जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम आया था 1878, इसी को जो है कहा जाता है गलाघोंटू अधिनियम। और इसी को और क्या कहते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या कहते हैं इसको? एक सेकेंड, चूँकि आपसे ज़्यादातर टाइम पे ना ये देसी भाषा प्रेस अधिनियम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिख के आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसी को कहा जाता है गलाघोंटू अधिनियम। चलिए आगे देखिए, कब का है? तो 1878 आपको दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए 1932 में प्रदान किया गया। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1932 में कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड लिनलिथ को, नेविल चैम्बरलेन या रैमजे मैकडोनाल्ड या फिर विंस्टन चर्चिल। क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इसको ना ये जो 1932 में आया था पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए, इसे इस कम्युनल अवार्ड को क्या कहते हैं? मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकडोनाल्ड अवार्ड। ठीक है, तो इससे भी नहीं, इसमें भी ये निहित है कि उस टाइम पे ब्रिटेन के जो पीएम रहे होंगे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और उसके बाद सही उत्तर का चयन करना है। कुछ स्कीम्स दी गई हैं और कब स्टार्ट हुई हैं वो आपको सामने लिखा हुआ है। चलिए देखिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, और दूसरा है किसान संपदा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और ये मतलब डेट सामने सामने दी हुई है, 1 जुलाई 2015, 18 फरवरी 2016, 26 मई 2017 या 31 मई 2019। और आपके पास जो कूट है वो भी आप देख लीजिए। तो भी नहीं दिख रहा है, हाँ अब सारे के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 4 3 2 1। अर्थात अगर आप इसको मैच करेंगे तो समझ आएगा कि जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी? 31 मई 2019 को। जो किसान संपदा योजना है वो कब स्टार्ट हुई है? तो जो किसान संपदा योजना है वो स्टार्ट हुई है 26 मई 2017 को। जबकि जो फसल बीमा योजना है वो कब स्टार्ट हुई है? तो ये हुई है 18 फरवरी 2016 को। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्या एक कंफर्म होता तो समझ आ जाता कि नहीं ये कुछ मतलब उत्तर। तो एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा जो मुझे कंफर्म था ना वो था इसमें फसल बीमा योजना, और उसको 18 फरवरी 2016 में स्टार्ट किया गया था। क्या एक ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बस ये देख रहे हैं हम। तो सी का 2 देखिए आपको कहाँ मिल रहा है? एक ही मिल रहा है दरअसल। तो देखिए सी का 2। अब सपोज दैट आपको अगर ये सारे ना भी पता होते, केवल सी का 2 पता होता, तब भी आपका उत्तर मिल जाता। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि कभी कभी क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एकदम ट्रिकी रहेंगे, उसमें केवल एक अगर आपको पता है तो आपको फिर और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए। इससे टाइम भी बचेगा और कभी कभी क्वेश्चन भी ज़्यादा सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले में क्या है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस देखें। कह रहे हैं जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1952 या फिर जुलाई 1955। तो 39 का जो सही उत्तर है वो ए वाला हो जाएगा, यानी कि जुलाई 1948 में आप देखेंगे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के भाग हैं? ऑप्शन देखें, चालू खाता, पूंजी खाता, शुद्धियाँ तथा भूलें और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित कोष में परिवर्तन। ऑप्शन देखिए, केवल 1 2, केवल मतलब 1 2 3, और तीसरा क्या है 1 2 4, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि सारे की सारी चीज़ें सही हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में। तो क्या क्वेश्चन था कि भुगतान संतुलन के भाग कौन सा है, यानी कि BOP के जो भाग हैं वो देखिए, चालू खाता भी है, पूंजी खाता भी है, अशुद्धियाँ तथा भूलें भी हैं और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित कोष में परिवर्तन भी है।
आगे देखिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। अपर प्रीलिम्स जो हुआ था इस बार, उसमें एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना हुआ था, तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि हम लोग जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, उसको फॉलो करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई, और दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। तो यूएस से तो नहीं लिया गया था, मेरे ख्याल से यूएसएसआर से लिया गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसका विकल्प क्या है। तो 42 में कह रहे हैं सही कथन आपको बताना है, तो 42 का क्या हो जाएगा, केवल एक सही। 1951 में ही पहली आई थी, और देखिए मतलब किस मतलब मॉडल पे आधारित थी ना, ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मॉडल वगैरह भी देख लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ मिल ही जाएगी। पीडीएफ में जा करके सब सारे के सारे एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43 नंबर का, और 43 नंबर में देखिए क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये कहाँ जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ठीक है, तो हमें असत्य बताना है, और ऑप्शन देखिए। कह रहे हैं बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन जो है इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित करना। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए वाला, अर्थात पहला अकेले ठीक है। यानी कि 2022-23 में ही हरित हाइड्रोजन जो मिशन है उसको स्टार्ट किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कोयला उत्पादन, तो कोयला, लोहा और साथ में मतलब कॉपर, इन चीज़ों को थोड़ा देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोयला उत्पादन 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है। दूसरा, सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्रों की है। और तीसरा देखिए कि भारत में कोयले के जो निक्षेप है ना, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इसमें आपको सही कथन बताना है। इसका जो कूट है उसको देख लीजिए कहाँ है। तो इसका जो कूट है ये देखिए, आपके पास कूट है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 मतलब कि केवल 1 3 सही है, या फिर सभी सही है। तो इसमें आप देखिए कि 1 2 3 अर्थात सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। अगला देखिए, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन जो मंडल होता है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के मेंबर हैं। ऑप्शंस देखिए। पहला देखिए कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं दिल्ली और पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। और तीसरा क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और कह रहे हैं सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। और इसका कूट देख लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसका कूट जो है, पहले में कह रहे हैं केवल 1 2 सही है, दूसरे में 2 3 सही है, तीसरे में 1 2 3 सही है, और चौथे में कह रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही है। तो 45 का जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा अपना सी वाला, अर्थात 1 2 3 सही है, ठीक है। और ये राज्यपाल और उपराज्यपाल ये कहाँ से शामिल होंगे, क्योंकि ये लोग किसी मतलब सदन के सदस्य तो होते नहीं हैं, तो इस वजह से ये लोग नहीं शामिल होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं। तो चलिए इसका आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, कह रहे हैं संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो उल्लिखित है। ऑप्शंस देखें, 11वीं, 9वीं, 6ठी या फिर 7वीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, जिसमें आपको 3 प्रकार की सूचियां देखने को मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो वहीं पे इसके बारे में बातचीत की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं। तो मतलब पंचायतों को कितने बस्ते सौंपे गए हैं और नगर पंचायतों को कितने बस्ते सौंपे गए हैं। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई एग्जाम्स में। तो अभी आप बताइए, ऑप्शन देखिए 20, 19, 18 या फिर 29। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 18, ठीक है। तो जो मतलब कि पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, नगर पालिका, उसको 18 विषय सौंपे गए हैं, जबकि जो गाँव की पंचायतें हैं उन्हें 29 विषय सौंपे गए हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है, और जो हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लिखित है। पहला, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनती है। तो ये बात तो ठीक है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, पहला तो ठीक है। तो पहला जहाँ ना हो सही उत्तर बताना है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, ठीक है।
केवल 2 भी नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन है। दूसरा वाला क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो अभी हमने ऊपर बताया था कि जो राज्यपाल हैं वो मतलब कि किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते, तो वैसे ही राष्ट्रपति भी किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे हैं सही उत्तर बताना है। तो आप देखिए 48 का जो सही उत्तर है वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए कह रहे हैं कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। ऑप्शंस देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग या फिर राज्य का राज्यपाल। तो किसी भी राज्य में कौन सी जो जनजाति है या कौन से लोग हैं जिनको मतलब कौन सी कैटेगरी में शामिल करना है, ये जो निश्चय करने का काम होता है ना वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। ऑप्शन देखिए, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या फिर प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका हो जाएगा न्यायपालिका। तो संविधान के रक्षक के रूप में जो है जाना जाता है हमारी न्यायपालिका को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान तो अपना सर्वोच्च है, ये तो होता है। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण, तो ये भी है। संसद की सर्वोच्चता, तो संसद थोड़ी ना सर्वोच्च है हमारे यहाँ, मतलब कि संविधान सर्वोच्च है ना। तो लास्ट क्या है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों को प्राधिकार, संविधान के निर्वचन में न्यायालयों को प्राधिकार। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ संसद जो है वो सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहाँ की संसद सर्वोच्च है, तो ब्रिटेन की। कहते हैं कि जो ब्रिटेन की संसद है ना वो किसी स्त्री को पुरुष और किसी पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी वो सब कुछ कर सकती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आपको किस राज्य में मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल, नागालैंड, मध्य प्रदेश या फिर मेघालय। तो ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कि डी वाला अर्थात एमपी। ठीक है, एमपी। तो ये तो हमारा जनगणना से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का परसेंटेज 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक कहाँ रहा है। तो मुंबई में एक मतलब कि है मतलब मलिन बस्ती, क्या बोलते हैं उसको, धारावी। तो वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखिए कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जो मिलियन शहर नहीं है, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। तो उत्तर देखिए इसका क्या हो जाएगा, यही मुरादाबाद। ठीक है, उत्तर डी। और मैंने ना उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप चाहें तो यूपी की जनगणना के लिए उसको देख लीजिए, मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो कवर हो जाएगा उससे आपका, क्योंकि मैंने उसमें सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो आप उसको ज़रूर देखिए, वीडियो का जो लिंक है ना इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। दूसरा, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर नन ऑफ द एबव। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे देखिए तो 54 हो गया। 55 देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट असत्य है अर्थात गलत है। कह रहे हैं भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। अच्छा, फिर कह रहे हैं भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तीसरा कह रहे हैं हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी हुई स्थलाकृतियां हैं, अर्थात आजकल में बनी हैं मतलब आजकल नहीं होगा, मैं मजाक की बात कर रही हूँ। कई मतलब लास्ट देखिए, भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से आपको बताना है इन सब में कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। तो आप देखिए डी वाला ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 5 वर्ग या फिर 4 वर्ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा अर्थात 2 वर्ग। ठीक है, आगे देखिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आज
फिर से हम भेज देंगे अपने मतलब कि टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, काकोरी कांड 2021 वाले में पूछा गया था ये, और उसका नाम भी अभी चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। कहना है काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? ऑप्शन देखें, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भगवती सिंह वोहरा। तो अशफाक उल्ला खां है, ठीक है। और जिन जिन लोगों को फांसी दी गई थी उनके स्थल भी पूछे जाते हैं कि किसको कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? तो ये अंग्रेजों नहीं, अंग्रेजी होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन देखें, कार्नवालिस, हेस्टिंग, रीडिंग या फिर डफरिन। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। आगे देखिए, और हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार जो है वो बनी थी? ऑप्शंस देखें, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा केरल। अभी जो बीपीएससी टीआरई 2 हुआ था ना, बीपीएससी टीआरई 2.0, उसमें आप देखिए जूनियर वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जूनियर में जो लोग एसएसटी से पेपर दिए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार साम्यवादी सरकार जो है वो बनी थी? तो वो था केरल, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन देखिए, घटप्रभा, तुंगभद्रा, लक्ष्मण तीर्थ या फिर भीमा। बहुत यूपीपीएससी से क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है सहायक नदियों को लेकर के। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3 या फिर 2 3 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना है, तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं घटप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा है। अब बताइए लक्ष्मण तीर्थ किसकी है? मेरे ख्याल से लक्ष्मण तीर्थ जो है ना वो कावेरी की होनी चाहिए। खैर आप देखिए एक बार फिर से आगे जो अगला क्वेश्चन है वो। और क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है, कैसे? दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। तो बताइए कहाँ पे जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन मतलब जो विकल्प है उसको देख लीजिए, केवल 1, 1 2 या फिर 1 3 या फिर 1 2 3। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 62 का? इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी कि 1 और 3। तो आप देखिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मानसूनी जो जलवायु है वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस क्या है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम या फिर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम या फिर शीतोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, अर्थात उपोष्णकटिबंधीय और पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जनगणना से क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा, जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। 2023 का जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था उसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन क्या है? 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी। दूसरा, भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का एक सबसे बृहद स्रोत है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आप देख लीजिए, केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2 और 2 मतलब लास्ट क्या है 1 और 2 दोनों। हमसे पूछ क्या रहे हैं? सही कथन। तो आप देखिए मतलब पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई और प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करने की जो बात है वो 1881 से ही हो रहा है। तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन सर्वप्रथम अगर आपसे कहें कि सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में 1872 में हुई थी। ये क्वेश्चन 2023 या 24 में यूपीपीएससी ने पूछा हुआ था, ठीक है, 1872 वाला। आगे देखिए, तो इसका दोनों ही उत्तर हो जाएगा ठीक। अब देख लीजिए, तो ये तो खूब पूछा जाता है, मतलब एक तरह से फेवरेट टाइप का ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा छोटा ही करना पड़ रहा है। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो हम देख लेते हैं, एक साइड वनों के प्रकार दिए हुए हैं, दूसरी साइड जो है ना वो पेड़ पौधों के नाम दिए हुए हैं। तो मानसूनी वन में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन में भूमध्य रेखीय और शंकुधारी वन। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून, चीड़ तथा फर, सागौन तथा शाखू, महोगनी एवं रोजवुड। और कह रहे हैं कि चलिए जो दिया हुआ है उसके हिसाब से मैच कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैच कर लेते हैं, ऐसा क्या है। सबसे पहले तो जानिए कि इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, और इसको मैच करिएगा। तो जो मानसूनी वन है ना उसमें आपको क्या मिलेंगे? सागौन और साखू, ठीक है। विषुवत रेखी वनों में आपको क्या मिल जाएंगे? महोगनी और रोजवुड। भूमध्य रेखी जो वन है इसमें आपको आलू बुखारा, प्लम और जैतून मिलेगा, जबकि जो शंकुधारी वन है इसमें आपको चीड़ और फर जैसे जो मतलब कि पेड़ पौधे हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं डर्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर स्थित है। तो ये तो पता होना चाहिए। ऑप्शन देखें, उत्तर पूर्वी, दक्षिण मतलब कि दक्षिणी तट, या फिर पूर्वी तट, या फिर दक्षिण पश्चिम तट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मतलब डी वाला, यानी दक्षिण पश्चिम तट पे। ठीक है, तो अगर आपसे कहें कि दक्षिण पश्चिम तट कहाँ पे होगा, तो दक्षिण दिशा इसको कहते हो, ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम। तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड आपको मिलेगा क्या, डार्लिंग श्रृंखला। चलिए आगे देखिए, हमसे आगे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, रॉन्ग बताना है। भाषा एक साइड दिया है, एक साइड देश। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं डेनिश भाषा डेनमार्क में, तो डेनिश समझ तो आ रहा है कि ठीक ही होना चाहिए। डच का कह रहे हैं नीदरलैंड, तो नीदरलैंड वासियों को हम लोग मतलब जो डच के लोग थे उन्हें हम लोग द नीदरलैंड्स कहा करते थे, या नीदरलैंड निवासी कहते थे, तो हो सकता है ये भी ठीक हो। मंडारिन तो चाइना की है ही। बहासा कह रहे हैं कि थाईलैंड की है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वही हो भी जाएगा। बहासा जो है ना वो थाईलैंड की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो क्या होता है बार बार, ये जो हमारी रेखा जा रही है ना पृथ्वी के बीचों बीच से, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। तो आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो नील तो बिल्कुल भी नहीं है, नाइजर, अमेजन, ये सब तो मेरे ख्याल से नहीं है। आप देखेंगे तो कांगो जायरे वैसे होना चाहिए था। इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, जायरे। ठीक है, जायरे जो नदी है ना वो विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री को 2 बार काटती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि भारत में जो हरित राजनीति मतलब हरित राजमार्ग नीति है, इसको कब शुरू किया गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2015 में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अक्षय से हुई है। तो मैंने भारत की जो मिट्टियाँ हैं उससे संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, भारत में जो काली कपास मिट्टी है उसकी रचना किसके अक्षय से हुई है, मतलब भूरी वन मृदा, विदरी, फिशर, ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, या फिर सेल और चूना पत्थर। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा बिदरी, फिशर यानी ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी वाला। तो 70 क्वेश्चन आज करा देते हैं। आगे के क्वेश्चन मतलब अगली वीडियो में कराएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों से देखा भी नहीं जाएगा। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो हम फिर से बता रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ हम लोग केवल क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो आप जो अगर आप लोग जो दृष्टि का मतलब कि आता है ना आई दृष्टि, उससे करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम अपने इसी वीडियो पे मतलब इसी चैनल पे उसकी जो वीडियोस है वो बना रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।